प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के भाग एक में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार विभिन्न कारणों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा प्रदान की। उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण मुख्य थे। ब्रिटेन द्वारा यूं तो जब उपनिवेश स्थापित किए गए थे, तभी से कुछ अधिनियम बनाए गए थे जो उसके वाणिज्यवाद के हितों की पूर्ति करने वाले थे, लेकिन कभी भी उनका सख्ती से पालन नहीं किया गया था। लेकिन 1763 के बाद उनका सख्ती से पालन आरंभ हुआ और तभी से अमेरिका की क्रांति को गति मिलने लगी। ये जो क्रांति थी उसके अंतर्गत किस प्रकार घटनाएं घटित होती हैं, किस क्रम से घटित होती हैं और उनके क्या परिणाम निकलते हैं, आइए आज की कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। 1763 से जो कानूनों की सख्ती की गई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। नाम से ही स्पष्ट है, 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध। ये ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य 5 महाद्वीपों में लड़ा गया युद्ध था। 5 महाद्वीपों में इसलिए लड़ा गया क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के ही उपनिवेश जहां-जहां थे, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया। अमेरिका में भी दोनों के उपनिवेश थे, हम पढ़ चुके हैं कल की कक्षा में, और इसलिए अमेरिका महाद्वीप में भी ये युद्ध लड़ा गया। भारत में भी जो कर्नाटक के 3 युद्ध हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत, वो भी इसी सप्तवर्षीय युद्ध का भाग थे। इन युद्धों में फ्रांस की पराजय हुई और दोनों देशों के मध्य पेरिस की संधि की गई। इस युद्ध के पश्चात जो परिवर्तन आए, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे, बहुत ही प्रभावकारी थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि अब उपनिवेश वासियों को फ्रांस के आक्रमण का भय नहीं रहा। कल हमने देखा था कि उत्तरी तटीय सीमा पर ब्रिटेन के उपनिवेश लगे हुए थे। पीछे मिसिसिपी रिवर थी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर फ्रांस का आधिपत्य था। कोई बहुत ज्यादा सेटलमेंट नहीं थे, लेकिन उसके जो व्यापारिक केंद्र थे वो वहां पर बने हुए थे। लेकिन इस कारण उपनिवेश वासियों को हमेशा ये भय लगा रहता था कि फ्रांस कभी भी उन पर आक्रमण कर सकता है और उनकी कॉलोनीज की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ सकता है। तो एक तो उपनिवेश वासियों को अब फ्रांस के आक्रमण का भय नहीं रहा, क्योंकि फ्रांस की पूरी तरह से हार हुई थी और फ्रांस के अंतर्गत आने वाले जो भू क्षेत्र थे वो अब ब्रिटेन ने जीत लिए थे। दूसरा जो परिणाम निकला इस युद्ध का, वो था कि ब्रिटेन के ऊपर बहुत युद्ध ऋण हो गया। हालांकि ब्रिटेन की विजय हुई थी, लेकिन आर्थिक रूप से उसे बहुत क्षति पहुंची थी और वो बहुत ही ऋणी हो गया था। ब्रिटेन का ये मानना था कि ये युद्ध हमने अमेरिका के उपनिवेशों की रक्षा के लिए किया है और इस युद्ध से उन्हें भूमि प्राप्त हो गई है, एक्स्ट्रा संसाधन प्राप्त हो गए हैं और सुरक्षा भी प्राप्त हो गई है। इसलिए अब उनका दायित्व बनता है कि वो हमें कर दें ताकि इस युद्ध ऋण को हम कम कर सकें। ब्रिटेन जो है उसने इस युद्ध में कुछ मूल निवासियों की सहायता भी ली थी जो फ्रांस के क्षेत्र में रहने वाले थे। इसलिए उन उपनिवेश वासियों को ये कहा गया कि वो फ्रांस का जो जीता गया भूभाग है उसमें वो नहीं जाएंगे। जबकि उपनिवेशवासी क्या सोच रहे थे कि अब फ्रांस का क्षेत्र चूंकि हस्तगत कर लिया इंग्लैंड ने, इसलिए हम अपने सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, अपने खेतों की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, अपना कच्चा माल ज्यादा उत्पादित कर सकते हैं, आदि आदि। लेकिन इस युद्ध के पश्चात उपनिवेश वासियों को 2 तरीके से सदमा लगा। एक तो ये कि उन्हें नए भूप्रदेश नहीं मिले जिसकी उन्होंने आशा की थी, और दूसरा उन पर टैक्सेस लाद दिए गए, ये कहते हुए कि ये युद्ध उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त एक और जो घटनाक्रम इस समय होता है, वो है 1760 में राजा जॉर्ज तृतीय का
राजा बनना। जब अमेरिका की क्रांति की जो अवधि है, जो हम कहते हैं 1763 से हुई, तो उसी अवधि में जो जॉर्ज तृतीय हैं, वो भी अपना शासन ग्रहण करते हैं, अपना राज्य ग्रहण करते हैं। ये 22 ही साल के थे, बहुत ही युवा थे और इन्होंने क्या किया कि क्योंकि इनको अनुभव नहीं था, अनुभवहीन थे, इसीलिए जो क्रांतिकारी, जो अमेरिका के अंदर जो भी देशभक्त कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे या जो आवाज उठा रहे थे, इन्होंने उसको अपने व्यक्तिगत अपमान के तौर पे ले लिया कि भई मेरा कहा नहीं मान रहे हैं, मुझे राजा नहीं समझते, क्योंकि अनुभवहीन थे और यही कारण है कि स्थितियाँ धीरे-धीरे गंभीर होती चली गईं। यदि इनकी जगह अभी अनुभव वाले ही राजा होते तो संभवतः स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन इनके युवा होने के कारण, अनुभवहीन होने के कारण, हर बात को अपने व्यक्तिगत अपमान, व्यक्तिगत चैलेंज के तौर पर ले लेने के कारण स्थितियां बिगड़ती चली गई। इसके अतिरिक्त कुछ अलोकप्रिय अधिनियम लागू किए गए इस युद्ध के बाद। दरअसल इस समय प्रधानमंत्री ग्रेनविले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और चूंकि युद्ध ऋण से ब्रिटेन को मुक्त कराना था, इसलिए कुछ अधिनियम इस समय जारी किए गए जो बहुत ही अलोकप्रिय सिद्ध हुए, जिसमें पहला था शुगर एक्ट। इसके माध्यम से ये नियम बनाया गया कि जो अमेरिका में उत्पादित चीनी है, वो केवल मात्र इंग्लैंड ही भेजी जाएगी। एक क्वार्टरिंग एक्ट 1764 में ही इसे भी बनाया गया, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि जो अंग्रेजी सेना है, चूंकि वो अमेरिका के उपनिवेशों की रक्षा के लिए ही अमेरिका में रह रही है, इसलिए उनकी सैलरी, उनका जितना भी खर्च उठाना है, जो भी व्यय उनके ऊपर होना है, वो सारा का सारा उपनिवेशों को ही देना होगा। और यदि ब्रिटिश सैनिकों को आवश्यकता पड़ती है, तो उपनिवेश वासियों के घर में उनका बोर्डिंग और लॉजिंग, जो भी उनका रहने का, खाने का जो भी खर्च होगा, वो उपनिवेश वासियों को ही उठाना पड़ेगा, उनके घरों में उनको रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक और एक्ट इस समय पारित किया गया 1765 में, जो स्टाम्प एक्ट था, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी कानूनी दस्तावेज हैं, जितने भी अखबार हैं, जो भी प्रिंटेड कागज हैं, उन सब पर स्टैंप लगाना होगा। इस एक्ट से कौन प्रभावित हुए? जितने भी वकील थे, क्योंकि कानूनी दस्तावेज वकीलों को काम आता है उनसे। वकील थे, जो भी पत्रकार थे और जो भी शिक्षित वर्ग था, उन सभी को इस स्टैंप एक्ट ने प्रभावित किया। इसीलिए इसका बहुत विरोध किया गया और ये नारा बुलंद हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यदि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं? हम पढ़ चुके हैं, कल जो पॉलिटिकल कारण पढ़े थे हमने, कि ब्रिटेन की संसद में अमेरिका के उपनिवेश का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं था। इसीलिए अमेरिकी उपनिवेश जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आपने हमारे ऊपर कर लगाए हैं, ये हम नहीं देंगे, क्योंकि आपकी संसद में हमारा प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को हमारे ऊपर कर लगाने या कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे जो माहौल पैदा हुआ, जो वातावरण बनने लगा, उस समय सन्स ऑफ लिबर्टी की स्थापना हुई। ये एक संगठन था जिसकी स्थापना करने वाले थे सैमुअल एडम्स। ये भी 1765 में बनाया गया और सैमुअल एडम्स के विचार थे कि हमें स्वतंत्रता के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहिए, हमें ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना चाहिए, इंग्लैंड से जो हमारा व्यापार चलता है उसका बहिष्कार कर देना चाहिए, यानी कच्चा माल नहीं भेजना चाहिए, वहां से जो तैयार माल आ रहा है उसका बाजार नहीं बनना चाहिए। इस तरीके की जो बातें थी, उसका विचार सैमुअल एडम्स ने दिया। आपको ध्यान होगा कि भारत में भी हमारा जो स्वदेशी आंदोलन था, उसमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना, उनकी गोली चलाना, ये सब चीजें हमने वहां से ही अडेप्ट की है। इसके अतिरिक्त सन्स ऑफ लिबर्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो पत्राचार है, करस्पॉन्डेंस, उसके लिए समितियां बनाई, जो इन 13 उपनिवेशों के मध्य संपर्क रखने का सुदृढ़ साधन बन गए।
13 उपनिवेशों में इस दल के लोग अलग-अलग जगह थे, जो आपस में पत्राचार करके और आपस में लिंक बनाए हुए थे और ये हर उपनिवेश को दूसरे उपनिवेश से जोड़ते थे। किसी एक उपनिवेश में कोई भी घटना होगी, फौरन सारे उपनिवेशों में उसकी सूचना पहुंच जाएगी, जैसा हम आगे देखेंगे। तो ये जो कार्य है वो सन्स ऑफ लिबर्टी की इन समितियों ने किया। इसके बाद जब स्टैम्प एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा तो 1766 में एक घोषणा अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या किया गया कि स्टैम्प एक्ट का जो विरोध है उसको देखते हुए वो तो उनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा हड़तालें और बहुत ज्यादा होने लगा था। लेकिन ये घोषणा कर दी गई कि राजा और संसद को उपनिवेशों पर कानून बनाने का अधिकार तो है। ठीक है, हम ये एक्ट तो वापस ले रहे हैं, लेकिन हमें कानून बनाने का अधिकार तो है। वही बात आ गई, यहाँ सिर्फ अपने अहंकार को सेव करने की बात है। इसके बाद 1767 में टाउनशेंड अधिनियम आता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे टाउनशेंड। उन्होंने जो एक्ट बनाया, ये टाउनशेंड अधिनियम, इसमें क्वार्टरिंग एक्ट का पालन नहीं किया गया न्यूयॉर्क के अंदर, तो उन्होंने न्यूयॉर्क की विधानसभा को भंग कर दिया। इसके अतिरिक्त चाय, कागज, शीशा, सीसा और पेंट पर कर लगाया। ये सब चीजें क्या थी? चाय इस समय यूरोप के डेली रूटीन का एक एसेंशियल प्रोडक्ट थी, यानी बहुत ही अनिवार्य तत्व थी। भारत से ज्यादा चाय की खपत यूरोप में थी। तो चाय जो है हर घर के अंदर थी, सब इससे प्रभावित होने वाले थे। फिर उसके बाद कागज, शीशा, सीसा और पेंट, ये सब वो चीजें थी जो घर बनाने के अंदर काम में आती थी। अब मनुष्य जो है, हर मनुष्य अपने घर का सपना देखता है, अपना घर बनाने की बात देखता है। तो ये पांचों चीजें वो थी जिनके ऊपर कर लगाने का प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा। इसके अतिरिक्त एक और अधिनियम पारित किया टाउनशेंड ने, और ये टाउनशेंड का जो नियम था वो तस्करी को रोकने के लिए था। आपको ध्यान होगा, हमने कल देखा था कि ये जो नियम जहाजरानी एक्ट बनाया गया था ब्रिटेन का, तो उपनिवेश क्या करते थे, उस जहाजरानी एक्ट से बचने के लिए तस्करी करते थे। जो जहाज थे वो अपने अन्य बंदरगाहों पे रोक लेते थे, चुपचाप किसी आइलैंड पे रोक लिया और वहां से सारा का सारा ले लिया सामान। तो इस तरीके से करते थे। लेकिन अब टाउनशेंड द्वारा खोज वारंट अधिनियम लागू किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी भवन की, किसी भी जहाज की बिना किसी वारंट के कभी भी तलाशी ली जा सकती है। इसके बाद जब लोगों के द्वारा इन अधिनियमों का विरोध किया गया, तो बोस्टन में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 5 व्यक्तियों को गोली मार दी। दरअसल बोस्टन के अंदर कुछ ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी जा रही थी, बहुत मामूली घटना थी, और कुछ बच्चे और थोड़े युवा जो मजाक करते रहते हैं, आप देखते हैं कई बार जब चिढ़ जाते हैं किसी दूसरे देश की सेना से, क्योंकि अब दूसरा देश ही था ब्रिटेन उनके लिए, तो चिढ़ जाते हैं तो कुछ मजाक कर लेते हैं, कुछ गाली दे दी। तो ऐसे में एक ब्रिटिश सैनिक जो जरा सा उग्र स्वभाव का था, उसने गोलियां चला दी और 5 व्यक्तियों को गोली मार दी गई। ये जो घटना थी बोस्टन में हुई, इसे बोस्टन हत्याकांड के नाम से पॉल रेवरे और सैमुअल एडम्स द्वारा इसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि सन्स ऑफ लिबर्टी पत्राचार के माध्यम से पूरे 13 उपनिवेशों को कनेक्ट रखती थी। छोटी सी बात भी है, वो भी वहां कर दी गई। तो इस समय इतना प्रोपेगेंडा, इतना प्रचार प्रसार किया गया कि हत्याकांड के नाम से एक तरह से प्रसिद्ध हो गया। जबकि आपको ध्यान होगा कि 13 अप्रैल 1919 को भारत में जो जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें कितने ही लोग मारे गए थे, वो एक हत्याकांड था जिसका बहुत बड़ा प्रभाव फिर भारत की राजनीति पे पड़ा। वही प्रभाव हम देखते हैं कि ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जो बोस्टन हत्याकांड किया गया, जिसमें मात्र 5 व्यक्तियों को मारा गया था, लेकिन इसका इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रचार किया गया कि ब्रिटिश जो जनमत था अमेरिका का, वो अब ब्रिटिश राजा और उसकी नीतियों के विरुद्ध होने लगा। इसके बाद 1773 में चाय का अधिनियम आता है, क्योंकि अभी तक वो जो 5 चीजें थी उनके ऊपर कर लगे हुए थे ना,
तो लॉर्ड नॉर्थ अभी प्रधानमंत्री बने इंग्लैंड के, और उन्होंने चाय को छोड़कर अन्य सारे कर हटा दिए। यानी जो भवन निर्माण में काम आने वाली चीजें थी, उन पर तो कर हटा दिए, केवल चाय पर रहने दिया, और वो भी केवल प्रतीक मात्र, उसकी भी मात्रा कोई ज्यादा नहीं थी। और ये कर क्यों रहने दिया उन्होंने? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में चाय भरी हुई थी, और ये ब्रिटेन की नीति रही है कि वो अपनी व्यापारिक कंपनियों की मदद करती है। ऐसे में उन्होंने जितनी भी अन्य चाय आ रही थी, उनके ऊपर तो कर लगा दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय को ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय सस्ती हो जाए और अमेरिकन जो है वो उस चाय को खरीद लें, और ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय जो है उसकी खपत हो जाए। लेकिन विरोधियों द्वारा इस कर का भी विरोध किया गया। कर का विरोध तो इसलिए किया गया क्योंकि कोई प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और दूसरा, उन्होंने ये माना कि ये ब्रिटिश जो है वो ये चाहते हैं कि हम मजबूर होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय को ही खरीदें। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय को आने ही नहीं देंगे। और उन्होंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जहाज हैं जो चाय लेकर आ रहे हैं, वो बंदरगाह पर नहीं आएंगे। लेकिन जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे हचिनसन, उन्होंने कहा कि वो तो बोस्टन जो बंदरगाह है उसके ऊपर चाय को आने देंगे, और वहीं पे जहाज को अनलोड भी करवाएंगे। इसके बाद 16 दिसंबर 1773 को वो घटना होती है जिसे कालांतर में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। विद्रोहियों के मना करने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आ गए, और उस समय फिर सैमुअल एडम्स ने अपने कुछ साथियों के साथ रेड इंडियंस का वेश धारण किया, और उस वेश में वो जहाज के ऊपर चढ़ गए, और लगभग 340 के आसपास की बेटी आसपास संख्या में बेटियां थीं, जिनका मूल्य 10,000 पौंड था। उन चाय की पेटियों को समुद्र में डाल दिया गया, और बाद में इस घटना को टी पार्टी के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया। जब ये घटना हुई तो इसके विरोध में, या हम कहें इसकी प्रतिक्रिया के रूप में, 1774 के असहनीय अधिनियम, जिनको इनटॉलरेबल एक्ट कहेंगे, वो हमें दिखाई देते हैं। और इसके अंदर जो अधिनियम पारित किए गए, जो कानून पारित किए गए, वो थे कि जो टाउन हॉल है उसकी जनसभाओं पर रोक लगा दी गई। अब आप कोई भी भाषण नहीं दे सकते, एक साथ मिलकर बात नहीं कर सकते, इस तरीके से रोक लगा दी गई ताकि विद्रोह ज्यादा न भड़के। बोस्टन बंदरगाह को भी बंद कर दिया गया जब तक कि मुआवजा प्राप्त नहीं हो जाता, और जो चाय की पेटियां जो गिरा दी गई थी 10,000 पाउंड की, उनका मुआवजा मांगा गया, और तथा उपनिवेश को ये कहा गया कि सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार करके ब्रिटेन के पास सौंप दिया जाए, और एक उनको सजा देने के तौर पर जो ब्रिटिश शासन वाला एरिया था क्यूबेक का, जो कनाडा में स्थित था, पहले फ्रांस के पास था, बाद में ब्रिटेन ने ले लिया, वहां उसकी सीमाएं बढ़ा दी गई उपनिवेश तक, ताकि अब उस सीमा को क्रॉस नहीं कर सकते उपनिवेशवासी। ये कार्य जो ब्रिटेन द्वारा किया गया, इसे देशभक्तों ने ये माना कि ब्रिटेन जो है वो मानने वाला नहीं है, और हो ना हो हमें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वो सैनिक प्रशिक्षण आरंभ किए गए जगह जगह, और युद्ध की तैयारियां होने लगी। लेकिन अभी भी अमेरिका में कुछ लोग ऐसे थे जो स्वामी भक्त थे, किंग के लॉयल थे, लॉयलिस्ट थे, जो ये मानते थे कि नहीं, राजा में कोई बुराई नहीं है, हमें राजा के शासन में ही रहना